खबर सीमांचल के सभी साथियों का स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान एलजीपी के पूर्व किशनगंज के जिला अध्यक्ष जनाब कलीमुद्दीन साहब हैं। कलीमुद्दीन साहब ठाकुरगंज विधानसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। ठाकुरगंज विधानसभा की अगर बात करें तो वहाँ पे जदयू उम्मीदवार नौशाद आलम चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय से गोपाल कुमार अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी गठबंधन की अगर बात करें तो वहाँ से सऊद असार साहब चुनाव लड़ रहे हैं। इन तीनों प्रत्याशी के बीच एलजीपी ने भी अपना वहाँ पे कैंडिडेट उतार दिया है और वो कैंडिडेट जनाब कलीमुद्दीन साहब है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे चैनल में समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि आपका चुनावी तैयारी कैसा चल रहा है? जब समाज से जुड़ा कोई इंसान होता है तो चुनाव की स्पेशल कोई तैयारी करनी नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे संगठन के लोग कार्यकर्ता पहले से हैं और 365 दिन समाज से जुड़े लोग हैं जो लोजपा के समर्थक भी हैं, लोजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, है ना। ठाकुरगंज प्रखंड, दिगलगंज प्रखंड में हमारे मजबूत साथी लोग हैं, वो लोग भी लगे हुए हैं। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जो वहाँ पर अपने उम्मीदवार के रूप में मुझको उतारा है, तो निश्चित रूप में वहाँ एक उल्लास है, खुशी का माहौल है और लोग तन मन से लोग लग करके जनता के बीच जा रहे हैं और ये पैगाम को दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में 7 नवंबर को जो चुनाव होना है उसमें अपने मजबूती से अपने मत को दे करके जो हम लोजपा के जो प्रत्याशी मुझको बनाया गया इसको सफलता दिलाने के लिए लोग प्रयासरत हैं। ठाकुरगंज विधानसभा की अगर बात करें तो वहाँ पर एलजीपी से पूर्व में गोपाल कुमार अग्रवाल चुनाव लड़ चुके थे और गोपाल कुमार अग्रवाल कलीमुद्दीन साहब के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं। ऐसे में वो निर्दलीय प्रत्याशी है। क्या ऐसा नहीं है कि गोपाल कुमार अग्रवाल और कलीमुद्दीन साहब का आपसी बीच में गठबंधन है जदयू प्रत्याशी को वहाँ बेड़ा गर्क करने के लिए? सिर्फ गोपाल कुमार अग्रवाल की बात ना करें, आपको ये जानकारी होगी कि पूर्व में नौशाद आलम साहब जो प्रथम बार विधायक बने हैं तो उनको हमारी पार्टी ने ही टिकट दिया था। लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल से ही वो विधायक बने थे। विधायक बनने के बाद उन्होंने अपने पाला बदल लिया, अपनी वफादारी खो दी और वो जदयू के प्रत्याशी बन गए, जदयू में शामिल हो गए। उसके बाद गोपाल अग्रवाल जी को पार्टी में शामिल किया गया, गोपाल अग्रवाल जी को भी चुनाव लड़ाया गया और उनको हार मिली। तो कहीं ना कहीं पार्टी हमारे उम्मीदवारों के लिए वफादारी करती है, लेकिन उम्मीदवार से पार्टी को वफादारी नहीं मिलती है। लोग समय में चुनाव लड़ने के बाद पार्टी का कोई मामला होता है तो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। सिर्फ चुनाव के समय ही अपने पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में आकर के वर्गला करके लोग टिकट ले लिया करते थे, लेकिन इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि चूँकि 18-20 साल से लोक जनशक्ति पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता मैं रहा हूँ तो मुझको निर्देश मिला कि अब उस तरह के उम्मीदवारों से परहेज करना है जो पार्टी के साथ वफादारी नहीं करते हैं। आप जाइए और मजबूती से चुनाव ठाकुरगंज के विधानसभा क्षेत्र से लड़िए। इसलिए मैं तैयार हुआ। ठाकुरगंज विधानसभा से आपका विधानसभा चुनाव लड़ना कितना मुश्किल और कितना आसान लग रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वहाँ पे एक नए चेहरे के रूप में जा रहे हैं? आपकी ये लोगों की गलतफहमी है, मैं नया चेहरा नहीं हूँ। अच्छा। किशनगंज जिला में 4 विधानसभा क्षेत्र है और चारों विधानसभा क्षेत्र का मैं अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व एक जिला अध्यक्ष की हैसियत से कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं जो जिला के अंतर्गत जो भी प्रखंड के संगठन है वो हमारे माते हैं और सब लोग जान रहे हैं और हर प्रखंड में हमारा कार्यकर्ता है, हमारे समर्थक है। तो नया चेहरा का तो सवाल ही नहीं उठता है। जब भी गठबंधन में कोई बड़ा बड़ा प्रोग्राम हुआ, कोई कार्यक्रम हुआ तो मेरी भागीदारी रही, मैंने मंच साझा किया, आवाम के बीच में हमेशा अपने कार्य को करता रहा। तो फिर नया चेहरा का कहां सवाल है? मैं तो पुराना हूं, मैं तो 20 साल से लोक जनशक्ति पार्टी का कार्य करता हूं और पूरे जिला में कार्य कर रहा हूं। तो ये जो नया कह करके लोगों को वर्गलाने की बात लोग कर रहे हैं ये उनकी भूल है। मैं इसी सरजमीन में पैदा हुआ हूं, लोक जनशक्ति पार्टी का 20 वर्ष पुराना कार्य करता हूं और आज के दिन भी हूं और आने वाले दिनों में भी मजबूती से रहूंगा। इसलिए ये लोग अपने दिमाग से निकाल ले कि मैं नया हूं, मैं पुराना हूं और किशनगंज जिला के अंतर्गत जितना भी विधानसभा है वो सारे लोग, सारे क्षेत्र में हमारे लोग हैं और मैं उनके लिए सर्वविदित हूँ और सर्वमान्य नेता। पूर्व जिला अध्यक्ष होने के नाते, पूर्व जिला अध्यक्ष लोजपा के होने के नाते आपका एलजीपी का कैंडिडेट वहाँ पे बरकरार था, जिन्होंने पार्टी को छोड़ा भी नहीं था, जबकि उन्हें अच्छा खासा जन समर्थन भी मिला था। तो क्या चिराग पासवान को गोपाल अग्रवाल नहीं भाया कि कलीमुद्दीन साहब को वहाँ से उतार दिया? देखिए कहीं ना कहीं पार्टी तो ये सोच करके ही निर्णय लिया है ना। किशनगंज की राजनीति में अब तक जितने भी लोग हैं तो एक प्लेटफॉर्म तलाशते हैं, हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इस चेहरे से अलग हट करके वैसे चेहरों को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है जो सर्वमान्य चेहरा है, हर संप्रदाय में जो स्वीकार चेहरा है, और वो चेहरा आपके सामने में कलीमुद्दीन है।
और यहाँ की राजनीति का जो इक्वेशन है वो इस तरह का इक्वेशन है कि दलित अल्पसंख्यक का जब तक मिलन नहीं होगा ये सीट नहीं जीता जा सकता है। इसी समीकरण के तहत प्रत्याशी मुझे बनाया गया, मैं आपके सामने समक्ष हूँ। अच्छा, ठाकुरगंज विधानसभा को आप कितना जानते हैं? ठाकुरगंज विधानसभा, मैं तो बोल रहा हूँ कि ठाकुरगंज विधानसभा मैं जब से छात्र जीवन से लेकर के अपने समाजी जीवन से लेकर के क्रीड़ा जीवन तक में ठाकुरगंज के हर खेल के मैदान में मैं खिलाड़ी के रूप में, चाहे फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, मैं वहाँ खेला करता था, बराबर जाया करता था। और आज के दिन भी सैकड़ों ऐसे नौजवान जो हमारे साथ फुटबॉल और क्रिकेट खेले हैं ठाकुरगंज में मौजूद हैं और हमारा कदम से कदम मिला कर साथ देने के लिए तैयार है। उन्होंने आह्वान किया और खुशी का इजहार किया कि कलीम भाई आपकी आवश्यकता थी, आप आए हैं, स्वागत है और हम लोग मजबूती से आपको सफलता दिलाएंगे। ठाकुरगंज विधानसभा में लोजपा की अगर बात करें तो उनका वोटिंग वर्चस्व अच्छा है, क्योंकि जब स्थानीय विधायक नौशाद आलम आज अगर उनकी चुनावी या फिर राजनीतिक कैरियर मजबूती की अगर बात करें तो एलजीपी का हाथ रहा है। उसके बाद अगर गोपाल अग्रवाल की बात करें, जब वो एलजीपी से चुनाव लड़े तो 56,000 वोट मिला। क्या आपको लगता है कि वो जन समर्थन आपके साथ है, आपको मिल सकता है? आप वो जन समर्थन मिल सकता ही नहीं है, वो जन समर्थन मिलेगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। लोग देखेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी का एक वफादार कार्यकर्ता को इस बार मैदान में उतारा गया है। दलित, अल्पसंख्यक, असहाय, मजबूर, मजदूर, किसान, नौजवान सारे लोग व्याकुल हैं और उनके अंदर प्रसन्नता है कि इस बार, अब की बार अगर लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतारा है तो वो जायज उम्मीदवार है और वो एक समर्पित कार्य करता है। इसलिए तमाम लोग एकजुट होकर के उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा समर्थन मुझे देंगे। अच्छा करीम साहब, एक बात बताइए, ठाकुरगंज विधानसभा में आप किस आधार पर वोट मांगेगा? क्या आधार होगा आपका वोट मांगने? भाई जो हालात बनी है ठाकुरगंज में, वो जो काम अभी हमारे जो वर्तमान में सरकार है जो सिर्फ विकास का ढिंढोरा पीटते हैं, तो जाके सरजमीन पर देखिए कोई विकास नहीं है। उनकी नली गली की योजना फेल है। कोरोना काल में हमारे बिहार के नौजवानों को, हमारे सीमांचल के नौजवानों को प्रवासी मजदूर बना दिया गया। जब घर बुलाया जा रहा है तो प्रवासी कह करके बुलाया जा रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे घर का नौजवान, हमारे घर का लड़का, हमारे घर का छात्र, हमारे अपने घर आने में उनको प्रवासी कह दिया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है बिहार सरकार के लिए? उनको पूरा समर्थन और सहयोग मिलना चाहिए था कि इस कोरोना काल महामारी में जो जहां हमारे लड़के फंसे थे, बेरोजगार नौजवान लोग जो काम कर रहे थे वो फंसे थे, उनको सहूलियत के साथ लाना चाहिए था, मगर उनको बराबर रोक दिया गया। और कितनी असुविधा हुई, मैं समझता हूं कि सारा बिहार ही नहीं सारा देश देखा कि सीमांचल के नौजवानों को जो रोजगार करने के लिए बाहर गए हुए थे, कितने परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये परेशानियों का सामना करना पड़ा, अच्छी बात है। लेकिन ऐसे में एलजीपी, लोक जनशक्ति पार्टी, जो आपका अलायंस बीजेपी के साथ है, जेडीयू के साथ है, आपका भी कहीं ना कहीं 13 साल बिहार में सरकार रहा, ऐसे में आपकी क्या उपलब्धि रही है? फिर उसी सरकार को आप कोसना कितना ये समझ रहे हैं, जिम्मेदार समझ रहे हैं? भाई हमारी उपलब्धि तो हमारी तो केंद्र में, मतलब हमारे लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार में शामिल है और केंद्र का नेतृत्व में जो भी मिल रहा है वो आपको देखने को मिल ही रहा है। जो केंद्र के माध्यम से आज बिहार सरकार में जो भी उपलब्धि प्राप्त हो रही है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की देन है, जो थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलता है विकास। तो बीजेपी से एलजीपी कभी अलग नहीं रहा और एलजीपी और बीजेपी अलायंस जेडीयू के साथ कहीं ना कहीं 13 साल सरकार बनाया, तो ऐसे में तो जिम्मेदारी आपकी सरकार की भी बनती है। मैं एलजेपी बिहार में सरकार में तो शामिल है नहीं, हमारी तो सरकार में हमारी भागीदारी है नहीं। और हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी हमेशा सतर्क किए हैं, सावधान किए हैं, मुख्यमंत्री को बार बार चेताया है, जो परेशानियां बिहार के लोगों को है उसको उजागर करते रहे हैं। सरकार में अगर अलायंस में शामिल भी है तो जहां कमी है नीतीश कुमार को बताते रहे हैं, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसको अनसुना करते रहे, उसको इग्नोर करते रहे। तब जाकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोचा कि बिहार की अस्मिता का सवाल है, बिहार के गरिमा का सवाल है और बिहार में जो समस्या है उसके समाधान का सवाल है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी ने एक विजन तैयार किया और इस विजन का नाम दिया बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नाम दिया। क्यों कि पूरे देश में सारा राज्य प्रगति कर गया और आज़ादी के आज तक हमारे बिहार की जो अस्मिता है वो पीछे के लाइन में है। इसलिए इस विजन के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी ने एक तैयार किया विजन
विजन बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। बिहार को भी प्रदेशों में फर्स्ट करना है और बिहारियों की भी अस्मिता और गरिमा में उनको पहली पंक्ति में लाकर खड़ा करना है। इसी मकसद से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह ऐलान किया कि मुझको बिहार में लड़ना है और नीतीश जी के खिलाफ लड़ना है। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी की अगर बात करें तो भाजपा का ठाकुरगंज विधानसभा में कहना कि उसके स्टार प्रचारक जो है चुनावी रैली करेंगे, ऐसे में एलजेपी को कितना वहां पे नुकसान होगा, कितना फायदा होगा? कोई एलजेपी को नुकसान होने नहीं जा रहा है। आपके मीडिया के लोग, आपके पत्रकारिता से जुड़े लोग सिर्फ इस बात को तूल दे रहे हैं। बार बार ये प्रश्न क्यों उठ रहा है कि गठबंधन है कि नहीं है, गठबंधन है कि नहीं। यह सर्वविदित है कि हमारे अभी स्वर्गीय माननीय रामविलास पासवान जी का देहांत हो गया, वो केंद्र में सरकार में मंत्री हैं, तो क्या इसको झुटलाया जा सकता है कि हमारा भाजपा और एलजेपी से गठबंधन है कि नहीं है? ये तो सर्वविदित है। अब सवाल ये है कि कहीं ना कहीं इनकी घबराहट है, इनको लग रहा है कि हमें नुकसान होने जा रहा है। भाजपा समर्थित और लोजपा समर्थित जो मतदाता हैं वो आपके खेमे से भाग करके लोजपा और भाजपा के समर्थन में अपना मत देने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप इस तरह का प्रचार पत्रकारिता के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप जितना भी कह ले कि लोजपा का गठबंधन एनडीए में नहीं है, यह तय है। एक एक जनता, एक एक आवाम और एक एक समर्थक जान रही है कि हर हाल में लोजपा का समर्थन और लोजपा का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से निश्चित है। लोजपा का समर्थन, लोजपा का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जेडीयू से है। ऐसे में आप जेडीयू के खिलाफ यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे राष्ट्रीय नेता का तो स्पष्ट विजन है कि भाई आपने बिहार को सिर्फ नली गली के नाम पर जाकर के देखिए कितना भ्रष्टाचार है। आज मैं बता रहा हूं, मैं नगर पार्षद भी हूं, लोग टेंडर दे दिए हैं। आज चले जाइए मोहल्ले में बिजली गुल हो गया है, बल्ब एक बार लगा के चला गया तो दोबारा देखने की नहीं है। सारा जो पावर है वो लोग केंद्रित कर रहे हैं, अपने मुट्ठी में ले रहे हैं। जो निचले तबके के जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो पंचायत स्तर के हो या नगर स्तर के हो, किसी का अधिकार नहीं है कि नली में गली में एक बल्ब लगा दिया जाए, कार खरीद लिया जाए। ये किस तरह की व्यवस्था है? जबकि छोटे छोटे जनप्रतिनिधि भी जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन उसके पावर को निहित कर दिया गया है, केंद्रित कर दिया गया है, सारा पावर सीज कर दिया गया है। तो क्या विकास होगा? विकास अगर देखना है तो जाके घूम लीजिए, कहीं नजर नहीं आएगी। ना प्रकाश है, ना रोशनी है, ना नली है, ना गली है, ना जल का नल है, ना नल का जल है। सारा चीज अव्यवस्थित पड़ा हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि लोजपा अगर बिहार में बेहतर परिणाम करती है तो एनडीए गठबंधन के साथ सरकार बनाएगी। निश्चित। अगर लोक जनशक्ति पार्टी अगर मजबूती से उभर कर आती है तो बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होगी और बीजेपी के साथ सरकार बनाएगी। तब जाकर के बिहार के चेहरे पर जो हल्की सी घबराहट है उसको मुस्कान में तब्दील करेगी। और फिर हमारे नेता का जो विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो नारा दिया है उसको लागू करेंगे और बिहारियों की अस्मिता और सम्मान को नंबर 1 के पायदान पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्या आप भाजपा के समर्थित होकर के वोट मांगेंगे इलाके में जाकर के? भाई मैं तो, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो ऐलान कर दिया है कि भाई मैं अकेले लड़ रहा हूं, भाजपा हमारे समर्थन में है और भाजपा के साथ गठबंधन है। तो बार बार जनता के बीच में ये कहना भ्रम की स्थिति पैदा करना है। जनता जान गई है, जनता सब जान रही है। आने वाले दिनों में 7 नवंबर में जब सीमांचल के क्षेत्र में जो लोग अपना मत देने जाएंगे तो वो मन में समा कर जाएंगे कि कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात गांठ बांध लिया है कि लोजपा और भाजपा का अटूट संबंध है और ये गठबंधन अटूट है। भाजपा के खिलाफ अगर अल्पसंख्यक की बात करें कलीम साहब, तो कहीं ना कहीं एक रोष है। रोष इसलिए है सीए एनआरसी को लेकर के। हाल ही में कल जब आपके भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिलीगुड़ी में एक सभा को संबोधित किया तो उन्होंने यहाँ पर कहा सीधी सी बात कि लॉकडाउन की वजह से सीए का कार्य नहीं हुआ, जो ही लॉकडाउन का प्रक्रिया खत्म होता है तो सीए जो है कानून वो लागू होते रहेगा। ऐसे में आपका अल्पसंख्यक वोटरों को दिल कैसे जीतेंगे, कैसे आप वहाँ पे जाकर वोट मांगेंगे? आप लोग गुमराही पैदा करते हैं। सिर्फ अल्पसंख्यक की बात नहीं होती है। सीएए और एनआरसी वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए लागू नहीं होता है, वो देश के हर वैसे नागरिकों के लिए लागू होता है जो सशंकित हैं। आसाम इसका एग्जाम्पल है।
लोग अल्पसंख्यक का ढिढोरा पीट दे रहे हैं, लेकिन इसके दायरे में तमाम लोग हैं। ऐसा नहीं है कि CAA और NRC जो है वो सिर्फ अल्पसंख्यक विरोधी कानून है, उसके सुधार की बात चल रही है। और हमारे नेता, हमारे माननीय नेता चिराग पासवान जी ने प्रधानमंत्री से अनुरोध भी किया है कि अगर कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को अगर लगता है, घबराहट है, तो इस पर पुनः विचार करते हुए जितना राहत दिया जा सके देने की बात कही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जान रहे हैं कि इस देश की अस्मिता हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने मिलकर बचाई है। इसलिए जब ऐसी बारी आएगी तो सारे लोग की अस्मिता बचेगी, कहीं किसी को परेशानी नहीं होगी। और अल्पसंख्यकों का जो ढिंढोरा विपक्ष के लोग पीट रहे हैं वो गलतफहमी में है कि अल्पसंख्यकों को सिर्फ वर्गलाने और भड़काने का काम कर रहे हैं। मेरे सारे अल्पसंख्यक भाई इस बात को समझ चुके हैं कि इससे कोई नुकसान हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को नहीं होने जा रहा है। चलते चलते लास्ट सवाल लेंगे। ठाकुरगंज विधानसभा के लिए आपके पास क्या विजन है, क्या नया आइडियाज है आपका पार्टी को छोड़कर? ठाकुरगंज विधानसभा के लिए नया नौजवानों को रोजगार, वहाँ पर जो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह, किसानों के साथ जो बदहाली है, जो प्रायोजित बाढ़ आता है और सैकड़ों बीघा जमीन किसानों का कट जाता है, उससे बचाने के लिए रास्ता निकालना, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ और मजबूत किया जाए, और साथ ही साथ सबसे अहम है कि हमारी सद्भावना, हमारी भाईचारा किस तरह से बरकरार रहे, इसको प्राथमिकता देकर के मैं ठाकुरगंज विधानसभा का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल के माध्यम से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।